हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे हम जो सीटेट 20 अगस्त को होने वाला है इसके बारे में। जो ईवीएस होता है उसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बनते हैं। फ्रेंड्स, सीटेट में एनसीईआरटी ही पूछता है, तो इसमें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से न्यू क्वेश्चंस, चाहे ऑफलाइन हुआ एग्ज़ाम चाहे ऑनलाइन हुआ है, दोनों ही एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं। और ये एनसीईआरटी बुक पढ़ना, अगर सीटेट क्लियर करना है तो एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे कि हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हमें एक एक टॉपिक पे बात करेंगे फ्रेंड्स, और इसे कंप्लीट करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। और इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे कि कैसे कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बने हुए हैं उस बेस्ड पे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले जो भारत है हमारा इंडिया, इसके बारे में बात करते हैं कि भारत पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक 2933 किलोमीटर चौड़ा है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर लंबा है। तो यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा डायग्राम बना रखा है कि ऊपर उत्तर, यहाँ पे दक्षिण, पश्चिम, पूरब। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ये उत्तर से लेकर के जम्मू कश्मीर यहाँ से लेकर के और दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है, यहाँ पे लंबा है ये। और ये पश्चिम से लेके ये पूरब तक ये 2933 किलोमीटर ये चौड़ा है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे है जो कि ये हमसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी पूछता है कि एनसीईआरटी से बनते हैं सीटेट में कि कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और कहाँ कहाँ से कौन से सीमाएं, जो स्थलीय सीमा है, जलीय सीमा है, इनके बारे में पूछता है क्वेश्चन। क्योंकि हम जब सीटेट के एग्ज़ाम दिए थे फ्रेंड, तो यहाँ क्वेश्चंस बने हुए थे, और हम ऑनलाइन भी एग्ज़ाम दिए थे, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चंस बना हुआ था, ऑफलाइन में भी यहाँ से क्वेश्चंस बना हुआ था। तो ये जो सबसे पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो इंडिया मैप होती है, वो इंडिया की जो मैप है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसे एक एक स्टेट को उसमें देखना, और क्या चीज़ कहाँ पर है, कौन चीज़, उसमें सारी चीज़ों को उसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैप से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं ईवीएस में। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि 7 देश हैं जो कि हमारे भारत देश से पड़ोसी देश हैं, जो कि लगे हुए हैं। तो यहाँ पे है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार है, भूटान, अफ़गानिस्तान। तो यहाँ पे जो है हमने बहुत पुरानी ट्रिक है, आई होप कि आप लोगों को पता होगा, ये बचपन में एमबीए किया। यहाँ पे देखो, ब से हो जाएगा बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार होगा, म से, और यहाँ पे बी से हो जाएगा भूटान, और ए से हो गया अफ़गानिस्तान। तो ये सिंपल सा ट्रिक है, ये सबको पता होती है। तो हमने यहाँ पे नोट करके लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बचपन में एमबीए किया। यहाँ से हमारे 7 जो देश हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो लगे हुए हैं स्थलीय सीमा से, उनको यहाँ से मालूम चल जाएगा और अच्छे से याद हो जाएगा। तो यहाँ से एनसीईआरटी रटने की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। अगर एक सरसरी निगाह से अगर हम पढ़ लेते हैं तो वही बहुत काफ़ी होती है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है इतना सीटेट डीप नहीं जाता है। अब आते हैं यहाँ पे कि स्थलीय सीमाएं भारत की सीमाओं से जुड़ी हुई हैं। तो इतनी जो है, जो बांग्लादेश है, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान या अफ़गानिस्तान, ये जो है ये स्थलीय सीमाएं भारत की सीमाओं से क्या हुई हैं कि जुड़ी हुई हैं ये। जबकि श्रीलंका और मालदीव जो हिंद महासागर में स्थित हैं, जो पड़ोसी द्वीपीय देश कहलाते हैं। अगर क्वेश्चंस बनता है यहाँ से कि द्वीपीय देश कौन से हैं जो कि भारत से लगे हुए हैं पड़ोसी देश, तो वो होगा पड़ोसी द्वीपीय देश, तो ये होगा श्रीलंका और मालदीव, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि जल और स्थल से जुड़ी हुई देश। तो जल और स्थल से जुड़ी हुई देश का भी यहाँ पे ट्रिक है, माँ बाप। माँ से हो जाएगा म्यांमार, बा से बांग्लादेश, प से पाकिस्तान। ये 3 जो ऐसा देश है जो कि हमारे देश से जल और स्थल दोनों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बना हुआ था फ्रेंड्स, इसीलिए हमने यहाँ पे लेकर के आए हुए हैं ये क्वेश्चंस। अब आते हैं, ये जल और थल दोनों से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं हम कि भारत के उत्तर में हिम पोषित नदी घाटियां हैं, जैसे सिंधु हुआ, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र की घाटियां, ये हिम पोषित नदी है और ये भारत के उत्तर में है। अब यहाँ पे दक्षिण में वर्षा पोषित नदी घाटियां कौन सी हैं, तो नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी, कृष्णा और कावेरी, पेरियार, ये क्या है, दक्षिण में वर्षा पोषित नदी है। यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के समुद्र तटीय मैदान कच्छ, कोंकण, कर्नाटक, मालाबार, कोरोमंडल,
आंध्र उड़ीसा के तट पर है। से पूछेगा कि भारत के समुद्र तटीय मैदान, तो ये है कच्छ, कोंकण और कर्नाटक, मालाबार, कोरोमंडल, आंध्र और उड़ीसा के तट पर है समुद्र तटीय मैदान। अब आते हैं हम यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं जो कि जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं उनके बारे में। जैसे कि यहाँ पे है कि स्तनधारी सरीसृप होते हैं, कीट होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं। ये एनसीईआरटी के बुक से है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये नोट्स है और हमने खुद अपने हैंड रिटन नोट्स से ये तैयार किया है ताकि एग्जाम में यहाँ से कोई प्रॉब्लम्स ना हो और जो क्वेश्चंस बने हुए इजीली यहाँ से मिल सके। यहाँ पे स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता। जैसे कि मनुष्य हो गए, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल मछली आदि, ये सब जो है स्तनधारी जीव होते हैं जो अपने बच्चे को दूध भी पिलाते हैं और इनके शरीर का जो ताप है वो बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। अब आते हैं यहाँ पे जो सरीसृप वर्ग के जो होते हैं वो क्या होते हैं। सरीसृप वर्ग के इस प्रजाति की प्राणी जो है धरती पर सरक कर चलते हैं। तो आपको पता होगा सरीसृप क्या होता है, जैसे कि सांप, छिपकली, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ आदि, ये सब क्या है, सरीसृप के उदाहरण हैं। बातें हैं कुछ यहाँ कीट के बारे में बात कर लेते हैं कि कीटों के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं। जैसे बिच्छू हुआ, तिलचट्टा, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, तितली और यहाँ पे चींटी। यहाँ पे जो तिलचट्टा हुआ है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे कि तिलचट्टा ये कीटों के समूह में आता है, इंसेक्ट जो होते हैं। अब आते हैं हम बात करते हैं परजीविता और सहजीविता के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो परजीविता किसको हम कहते हैं, वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फायदा उठाते हैं और जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं। जैसे जोंक हुआ, जूं हुआ, अमरबेल आदि, ये सब क्या हैं, परजीवी जीव हैं जो क्या करते हैं कि ये दूसरों पे आश्रित होते हैं और जिन पे आश्रित होते हैं उनको क्या करते हैं कि ये नुकसान पहुंचाते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे सहजीविता की बात कर लेते हैं कि सहजीविता क्या है यहाँ पे कि जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी कहते हैं। जैसे इस प्रकार के लाइकेन में शैवाल और फफूंदी सहजीविता के उदाहरण हैं। आपको अच्छे से पता होगा कि जो लाइकेन है और जो शैवाल है ये सहजीविता है के उदाहरण है ये। अब आते हैं हम बात करते हैं कि जानवर, जो कुछ एनिमल्स हैं एनसीईआरटी पॉइंट्स है यहाँ से हमने नोट्स करके लिखे हुए हैं फ्रेंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि हर साल क्वेश्चंस यहाँ से तो पक्का है कि बनेगा ही बनेगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जानवरों के खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कई बार पिछले बार जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यहाँ से कंफ्यूज हुआ था कि जो जानवरों के खाल पर जो डिज़ाइन होते हैं वो वातावरण के अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो उनके बाल होते हैं रंगों के कारण, जैसे जिराफ को आपने देखा होगा कि ब्लैक एंड वाइट, ये जो है उनके बालों के रंग के कारण होता है, उनके जो डिज़ाइन होती है वातावरण के चेंज के अकॉर्डिंग नहीं होता है। रात में जागने वाले जानवर जो निशाचर जिसको हम कहते हैं, हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। जैसे उल्लू हुआ, चमगादड़ हुआ, रेगिस्तानी चूहे, ये जो रात में ये जो जानवर हैं जो जगते हैं वो हर चीज़ को सफ़ेद और काला में देखते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। बातें यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो है कुछ यहाँ पे स्लाथ है, ये जानवर है, इसके बारे में बात करते हैं कि ये स्लाथ है क्या। यहाँ ये एनसीईआरटी बुक से है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है फ्रेंड्स। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर लगाए होंगे तो आपको पता होगा कि स्लाथ हुआ या हाथी हुआ या जो है बाघ हुआ, इसके बारे में क्वेश्चंस यहाँ से हर साल बने हुए हैं। तो स्लाथ देखने में भालू की तरह होते हैं पर ये भालू से अलग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। मतलब कि ये इनकी एज कुल मिला जुला करके 40 वर्ष की होती है और 8 पेड़ों पे, मतलब कि एक पेड़ पे 5 वर्ष तक रहते हैं। ये सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जो स्लाथ होता है ना, वो हफ्ते में एक बार बस शौच के लिए उतरता है। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे बाघ के बारे में बात करते हैं।
बाघ जो है अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देखता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मनुष्य से बाघ जो है कितनी गुना अधिक देखता है, तो 6 गुना अधिक देखता है बाघ अंधेरे में दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। कहने का मतलब अगर कहीं झाड़ियों में कहीं सरसराहट की अगर आवाज़ आती है तो अपने मूछों से जो है उसकी जो कंपन होती है उससे वो भांप लेता है कि ये किस जगह पे, किस दिशा में, किस स्थिति में जो है हमें शिकार करना है, वो आराम से आंक लेता है, भांप लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। तो बाघ ना अपने जो है जैसे मौका पाता है, जैसे जिस अकॉर्डिंग जिसके उस हिसाब से वो क्या करता है कि अपना आवाज़ बदलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर तक सुना जा सकता है, तो 3, 6, 8, 5 दे देगा, जिसमें कि इम्पोर्टेंट है ये 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है बाघ का गुर्राना। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हाथी। तो यहाँ पे हाथी के बारे में बात करते हैं कि हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। ये भी बात बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ऐसे ही दे देगा लंबा लंबा क्वेश्चंस, और जो है इसमें पूछेगा इसमें कौन सा गलत है या फिर कौन सा एक सही है, तो या तो एक कोई गलत या एक कोई सही इसमें से पूछना होगा, नहीं तो फिर ऊपर सारा सही दे करके और फोर्थ वाला ऑप्शन दे देगा कि उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3 महीने का जो हाथी होता है वो 200 किलोग्राम का होता है, मतलब कि 2 कुंटल का होता है। आते हैं कि एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते व झाड़ियाँ खा लेता है, मतलब कि एक जो बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में 1 कुंटल तक क्या करता है, झाड़ियाँ पत्ते खा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे कि हाथी कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है हाथी। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और यहाँ से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, और इस बार के सीटेट में क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ये भी बात है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, इस झुंड में 10 से 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये बिल्कुल सही बात है कि एक झुंड में जो है इसमें 10 से 12 हथनी ही रहती हैं, इसमें हाथी नहीं रहते हैं, मतलब फीमेल रहती हैं, बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है उसमें वही झुंड की नेता होती है, वही जो है पूरा संभालती है। नेक्स्ट पॉइंट है, 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड छोड़कर चले जाते हैं। कहने का मतलब कि जो बच्चे होते हैं जो झुंड में, वो 14 से जब 15 साल के होते हैं तो अपना झुंड छोड़ करके क्या होते हैं, वो अलग हो जाते हैं, झुंड छोड़ करके चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल इजी लर्निंग बाय चांदनी को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, हम जो है ऐसे ही कोशिश करेंगे कि हैंड रिटन नोट्स जो एनसीईआरटी बेस्ड है उसे हम लाएं, ताकि हम एग्ज़ाम में इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी पढ़ना सीटेट के लिए एक रामबाण है, बहुत ही अच्छा चीज़ है फ्रेंड्स। इसके बिना हम सीटेट नहीं क्लियर कर सकते हैं। अगर हमें 30 में 30 लाना है ईवीएस में, तो एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।